अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं जिमल वॉइस। आज मैं आपके लिए दिल दहला देने वाला एक समाजी नॉवल लाई, रूह मन। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी खामोशी में दुख छुपे हैं। चले अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अरूसी जोड़े की सुर्खी माहौल की उदासी को और भी गहरा कर रही थी। जब मिशाल अपने माँ बाप के गले लगकर पूट पूट कर रो रही थी। ये सिर्फ एक बेटी की रुखसती का मंजर नहीं था, बल्कि एक ऐसे घर के टूटने का एहसास था जिसकी बुनियादें मिशाल ने अपनी माँ की वफात के बाद अपने कमजोर कंधों पर उठा रखी थी। उसकी सिसकियां सहन के खामोश दरो दीवार से टकराकर एक अजीब सा दुख भरा एहसास पैदा कर रही थी, जबकि उसके दोनों छोटे बहन भाई एक कोने में खड़े अपनी बहन के जाने के गम में नढाल थे। विशाल की जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही थी। उसने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। उसके वालिद एक सरकारी महकमे में रिटायर हो चुके थे और उनकी थोड़ी सी पेंशन पर पूरे घर का निजाम चलता था। विशाल ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बहन भाइयों की परवरिश में एक प्यार करने वाली माँ की तरह की थी। उसकी जहानत और दिन रात की मेहनत ही थी जिसकी वजह से उसे शानदार कामयाबियां हासिल की और पढ़ाई मुकम्मल होते ही उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। वो माली तौर पर बिल्कुल खुद मुख्तार थी और अपने पैसों से अपनी हर ज़रूरत पूरी करने के काबिल थी। वो अपने ऑफिस की एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी, जहाँ सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। मगर उस कामयाबी और अच्छी जॉब ने उसके मिजाज में ज़रा भी गरूर पैदा नहीं किया था। वो आज भी उतनी ही सादा और ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की थी जितनी वो अपने मुश्किल वक्त में हुआ करती थी। आज वो रुखसत हो रही थी तो उसके बाप का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो जानते थे कि उनकी बेटी ने उनके सुकून की खातिर कितनी कुर्बानियां दी हैं और आज वो इसे एक ऐसे शख्स के हवाले कर रहे थे जिसके पास फिलहाल कोई नौकरी नहीं थी। फहाम कुछ फासले पे खड़ा ये तकलीफ का मंजर देख रहा था। उसके अंदर शर्मिंदगी का एक ऐसा तूफान चल रहा था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो सिर झुकाए खड़ा था क्योंकि उसकी आंखों में वो दर्द था जो एक गैरतमंद मर्द उस वक्त महसूस करता है जब वो अपनी बीवी को वो इज्जत और खुशी ना दे सके जिसकी वो सच्ची हकदार होती है। फहाम एक लंबे अरसे से जॉब की तलाश में धक्के खा रहा था। आज उसकी शादी का दिन था, मगर वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ था। वो देख रहा था कि मिशाल जो कि इतनी अच्छी जॉब करती है और अपने पैसों से हर खुशी खरीद सकती है, आज कितनी सादगी और खामोशी से उसकी निकाह में दी जा रही थी। उसे याद आ रहा था कि जब उसके बड़े भाई जाहिद की शादी हुई थी तो कैसे पूरा मोहल्ला रोशनियों से सजाया गया था। कई दिन तक फंक्शन चलते रहते, मेहमानों का रश लगा रहता था और पानी की तरह पैसा बहाया गया था। जाहिद ने अपनी शादी पर बहुत महंगी शेरवानी पहनी थी और उसकी भाभी सोबिया को सोने से लाद दिया गया था। मगर आज फहाम की बारी पर किसी खुशी का गीत गाने वाला कोई नहीं था। घर में कोई रौनक नहीं थी और ना ही कोई रस्म की जा रही थी। फाहम का दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। वो विशाल को शानदार इस्तकबाल नहीं दे पा रहा था जिसके ख्वाब हर लड़की अपनी शादी के दिन देखती है। वो खुद को एक हारा हुआ इंसान समझ रहा था। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगे जब विशाल से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। वो एक बुक स्टॉल पर इत्तेफाक से मिले थे और फिर वो छोटी सी मुलाकात दोस्ती और बाद में एक गहरी मोहब्बत में बदल गई थी। विशाल ने फहाम की बेरोजगारी को कभी अहमियत नहीं दी थी। उसे फहाम के अंदर छुपे हुए उस सच्चे इंसान को देखा था जो मुख्ती और जिसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। जब फहाम ने अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भेजा तो विशाल के बाप ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अपनी कमाने वाली बेटी एक ऐसे शख्स के पल्ले नहीं बांध सकते जिसका खर्चा भी ना उठा सके। बाप का डर बिल्कुल सच्चा था, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी को जानबूझकर मुश्किल में नहीं डालता। लेकिन मिसाल अपनी फैसले पर पक्की थी। उसने बाप को ये कहकर मना लिया कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है और वो फहाम के पैसों से नहीं बल्कि उसके किरदार और उसकी शराफत से मुतासिर है। मिसाल की जिद्दी और सच्ची लगन ने आज उस रिश्ते को उस मंजिल तक पहुंचाया था। फहाम उन पुरानी यादों से उस वक्त चौंका जब उसकी माँ अजरा बेगम की सख्त और रूखी आवाज़ माहौल की खामोशी को चीरती उभरी। भाई साहब, अब अगर रोना धोना ख़त्म हो गया हो तो बच्ची को रुखसत करें। हमें और भी बहुत से काम हैं और रात काफ़ी हो चुकी है। हम कोई लंबी चौड़ी बारात तो लाई नहीं जो रात भर यहाँ डेरे डाल कर बैठे रहे।
अजरा बेगम की आवाज़ में जो गुरूर और काट थी, उसे मिशाल के बाप को मजीद परेशान और शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और मिशाल का हाथ फाहम के हाथ में दे दिया। अजरा बेगम एक बहुत ही दुनियादार और चालाक औरत थी, जिनके नज़दीक इंसान की इज्जत और मकाम का पैमाना सिर्फ और सिर्फ उसका पैसा था। वो अपने बड़े बेटे जाहिद पर हद से ज़्यादा फ़ख्र करती थी, जो एक बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा था और घर के सारे खर्चे उसी की कमाई से पूरे होते थे। अजरा बेगम की नज़र में फ़हाम एक नाकारा और बोझ बन चुका इंसान था, क्योंकि वो कमा कर नहीं लाता था। इसलिए उन्होंने फ़हाम की शादी बहुत ही सादगी से करने का फैसला किया। उनकी सोच थी कि जो बेटा कमा नहीं सकता, उसकी खुशियों में पैसे ज़ाया करना महज बेवकूफ़ी है। वो शुरू से ही मिशाल के हक में नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक कमाने वाली लड़की उस घर में आकर उनके बेटे को मजीद बिगाड़ दे या उस पर रोब जमाए। मगर फ़हाम की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी थी। मिशाल के बाप ने रोती हुई आवाज़ में फ़हाम से कहा, बेटा, मेरी बच्ची ने माँ का दुख सहा है, मगर मैंने इसे कभी इस कमी का शिद्दत से एहसास नहीं होने दिया। मैंने तुम्हारी बेरोज़गारी को नज़रअंदाज करके तुम्हारी शराफत और मेरी बेटी के लिए तुम्हारी सच्ची मोहब्बत पर एतबार किया है। मेरी मिसाल का ख्याल रखना। फ़हाम के हाथ की गिरफ्त में एक अजीब सी कपकपाहट पैदा हुई। उसे मिशाल के बाप की रोती हुई आंखों में देखा, जहां एक खामोश इल्तिजा थी। फ़हाम का गला भर आया, लेकिन उसने इंतहाई मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाते धीमी मगर पक्के इरादे वाली आवाज़ में जवाब दिया, आप बेफिक्र रहें। मैं जानता हूँ कि मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है, मगर मैं आपकी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा, मगर इसे कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अजरा बेगम ने एक बार फिर बहुत गुस्से से पहलू बदला और अपने हाथ में लगी घड़ी देखते हुए ऊंची आवाज में बोली, चले, अब दुआएं तो बाद में भी दी जा सकती है, जल्दी करें। मिशाल ने अपने बहन भाइयों के सर पर प्यार किया, अपने बाप से गले मिली और भारी कदमों के साथ गाड़ी की जानी बढ़ गई। माहौल में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। फ़हाम गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा था और इसकी नजरें मिशाल के झुके हुए सर पर जमी हुई थी, और वो सोच रहा था कि ये लड़की उसके लिए अपने पीछे कितना सुकून छोड़कर आ रही है और वो उसके बदले उसे सिर्फ ताने और महरूमियाँ देने जा रहा था। मिशाल गाड़ी में बैठ गई और फ़हाम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही गाड़ी ने चलना शुरू किया, मिशाल ने मुड़कर अपने पुराने घर के दरवाजे को देखा, जहां उसका बाप और बहन रोती आंखों के साथ उसे अलविदा कर रहे थे। विशाल का दिल कट कर रह गया। वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रही थी जहां पैसा ही सब कुछ था और जज्बात की कोई कीमत नहीं थी। फ़हाम ड्राइविंग सीट पर बैठा सामने सड़क पर नजरें जमाए हुए था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जंग चल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ का वो रूखा रवैया खंजर की तरह दिल में लगा था। वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एक बेरोजगार मर्द की बातों की कोई अहमियत नहीं होती। विशाल ने खिड़की से बाहर तेजी से पीछे की तरफ भागते मनाजिर को देखना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और इस अंधेरे में फ़हाम अपने अंदर की उलझनों और शर्मिंदगी से लड़ रहा था। वो बार बार शीशे में मिशाल का उतरा हुआ चेहरा देखता और उसका दिल कट सा जाता। वो जानता था कि अजरा बेगम की चालाकियां, जाहिद का गुरूर और मुआशरे के ताने, उन सब का सामना विशाल को करना पड़ेगा। फ़हाम ने गहरी सांस ली और अपने दिल में एक पक्का वादा किया कि वो हर हाल में विशाल की इज्जत की हिफाजत करेगा, चाहे उसके लिए उसे अपने ही घर वालों से क्यों न लड़ना पड़े। वो खुद को इस काबिल बनाएगा कि कोई मिसाल की तरफ उंगली ना उठा सके। फ़हाम की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। वो बेरोजगार जरूर था, मगर उसके इरादे कमजोर नहीं थे। उसे सोच लिया था कि कल से ही वो नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर देगा, ताकि वो मिशाल को वो खुशियां दे सके जिसके ख्वाब उसने देखे थे। गाड़ी की खामोशी में सिर्फ इंजन की आवाज गूंज रही थी और फ़हाम का ज़हन मुसलसल आने वाले कल की मंसूबाबंदी कर रहा था। वो जानता था कि ये रास्ता कांटों से बड़ा है, मगर वो मिसाल को उन कांटों पर चलने नहीं दे सकता था। गाड़ी एक पुराने मगर बड़े से घर के सामने आकर रुकी तो फ़हाम के दिल की धड़कन बेतरतीब सी होने लगी। ये उसका अपना घर था, लेकिन आज उसे इस घर की खामोशी काटने को दूर रही थी। बाहर गली में ना तो कोई रोशनी का इंतजाम था और ना ही कोई चहल पहल, जो किसी घर में शादी की निशानदेही करती है। मिशाल ने गाड़ी से कदम बाहर निकाला तो उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी
आम सी शाम को किसी रिश्तेदार के घर मिलने आई हूँ। इस्तकबाल के लिए ना कोई फूलों की पत्तियां निछावर करने वाला था और ना ही कोई खुशियों के गीत गाने वाला। फहम का सिर शर्मिंदगी से झुका हुआ था और वो झुकता चला गया। जब उसके बड़े भाई जाहिद की शादी हुई थी तो इस घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए थे और पूरा मोहल्ला जाग रहा था। मगर आज उसकी बारी में घर में एक अजीब सी उदासी और खामोशी छाई हुई थी। अजरा बेगम दूसरी गाड़ी से उतरी। उनके चेहरे पर थकावट और बेजारी के साए साफ साफ नजर आ रहे थे। वो अपनी दुपट्टे को दुरुस्त करती हुई आगे बढ़ी और इंतहाई रूखेपन से बोली, चलो जल्दी अंदर आओ, सब रात बहुत हो गई है और मेरे पैरों में ना बहुत दर्द शुरू हो गया है। उनकी इस बात पे छुपा तंज फहम के सीने में तीर की तरह लगा, मगर वो खामोशी से मिशाल को लेकर घर के सहन में दाखिल हो गया। सहन में दाखिल होते ही सामने बुरामदे में बड़ी जेठानी सोबिया खड़ी थी। उसे एक चमकदार और महंगा सूट पहन रखा था और उसके हाथों में सोने के कंगन चमक रहे थे जो वो जानबूझकर हिला रही थी ताकि मिशाल की नजर उन पर पड़े। सोबिया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मिशाल को सर से पैर तक देखा और फिर फहम की तरफ देखते जहरीली लहजे में बोली, आ गई नी नवेली दुल्हन। आज तो घर में ऐसी खामोशी है जैसे शादी नहीं कोई आम सा दिन हो। खैर, जो कमाता नहीं उसके कैसे शादियाने बजते। सादगी तो क्या ही बात है, न ढोल न तमाशा। बेचारी दुल्हन भी सोच रही होगी कि किस फकीर के पल्ले पड़ गई। सोबिया की इस काटधार बात ने फहम के अंदर एक आग लगा दी। उसकी जबड़े तन गए और उसने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली। उसका दिल चाह रहा था कि वो वहीं खड़े खड़े सोबिया को कड़वा जवाब दे, मगर वो अपनी शादी की पहली रात घर में कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था। मिशाल जो खामोशी से ही सब सुन रही थी, सोबिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी समझदार आंखों ने इस घर की सियासत को अच्छी तरह से भांप लिया था। उसे अंदाजा हो गया था कि इस घर में इज्जत सिर्फ पैसे की है और एक बेरोजगार शख्स की बीवी तो कदम कदम पर ताने सहने पड़ेंगे उसे। फहम ने जल्दी से विशाल का बाजू थामा और उसे लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया ताकि उसे मजीद ताने और चुपती बातों को ना सुनना पड़े। दरवाजा खुलते ही मिशाल की नजर कमरे की हालत पर पड़ी। ये एक बिल्कुल आम सा कमरा था जिसे बस झाड़ पूंछ कर साफ कर दिया गया था। बेड पर कोई फूलों की सेज नहीं थी, बस एक आम सी बेडशीट बिछी हुई थी। कमरे में रखा हुआ फर्नीचर वही था जो मिशाल के वालिद ने जहेज में दिया था और इसे बेदली से इधर से उधर रख दिया गया था। अलमारी का एक पट हल्का सा खुला था जहां मिशाल को वो कपड़े नजर आ गए थे जो अजरा बेगम ने उसके लिए बनाए थे। इंतहाई सस्ते और आम से जोड़े, जिन्हें देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि बस रस्म पूरी करने के लिए लाए गए हैं। फाहम ने दरवाजा बंद किया और दीवार के साथ पुष्ट लगाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वो शर्मिंदगी और दुख था जो किसी भी मर्द की अना को रेजा रेजा कर सकता है। वो मिशाल की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने एक शहजादी को लाकर एक खंडर में बिठा दिया है। मिशाल खामोशी से जाकर बेड के किनारे बैठ गई। उसने अपना भारी दुपट्टा थोड़ा सा पीछे किया। फाहम कदम कदम चलता उसके पास आया और उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मिशाल, मुझे माफ कर दो। फाहम की आवाज में एक ऐसा गहरा दर्द था जिसने मिशाल का दिल चीर कर रख दिया। मैं जानता, मैं तुम्हें वो कुछ नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार थी। तुम्हारा कमरा, तुम्हारा इस्तकबाल, सब कुछ कितना फीका और बेरंग है। मेरी माँ की बेजारी और भाभी के ताने मेरे सीने में खंजर बनकर लग रहे हैं। मैं कितना बेबस और नाकाम इंसान कि अपनी बीवी को उसकी शादी के दिन एक अच्छा और खुशगवार माहौल भी नहीं दे सका। मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिल कितना दुखा होगा ये सब देखकर। विशाल ने फाहम के आंसू से भरे चेहरे को देखा तो उसके दिल में फाहम के लिए मोहब्बत का एक नया समंदर उबल पड़ा। उसे अपने दोनों नर्म हाथ फाहम के चेहरे पर रखे और उसकी आंखों में झांकते हुए इंतहाई प्यार से बोली, फाहम, पागल हो गए हो तुम जो इन छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे किसी महल या दौलत के लिए शादी की? मुझे इन फूलों, इन रोशनियों या महंगे कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी खुशी और मेरा सबसे बड़ा असासा तुम हो। तुम मेरे पास हो तो मुझे लगता है कि मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है। मिशाल के इन अल्फाज ने फाहम के अंदर चलने वाली आंधियों को एकदम से रोक दिए। फाहम ने मिशाल के हाथ अपने हाथों में ले लिए और इन्हें शिद्दत से चूमते हुए कहा, मगर मिशाल, मेरी गैरत कवारा नहीं करती कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना और सहना पड़ेगा। सोबिया भाभी की बातें कितनी कड़वी थी। मैं एक मर्द हूँ और अपनी बीवी का तहफ्फुज़ मेरा फर्ज है।
लेकिन आज मुझे अपनी बेरोजगारी पर जितनी शर्मिंदगी हो रही है उतनी जिंदगी में कभी नहीं हुई। विशाल हल्का सा मुस्कुराई, उसने फाहम का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बेड पर बिठा लिया। फाहम, लोगों का काम है कहना, और हम इनको बातों से अपनी जिंदगी का सुकून बर्बाद नहीं कर सकते। तुम बस मुझसे यह वादा करो कि तुम कभी भी हालात से हार नहीं मानोगे। तुम मेहनत करोगे और हम दोनों मिलकर इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है, और तुम देखना, एक दिन हम इस घर में अपना वो मकाम बनाएंगे कि कोई हमारी तरफ उंगली उठा नहीं सकेगा। फाहम ने मिशाल के चेहरे पर मौजूद सच्चाई और यकीन को देखा तो उसके अंदर एक नई तवानाई बढ़ गई। उसने मिशाल को अपने करीब कर लिया और उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया। उस समय फाहम को लगा जैसे इस दुनिया की सारी दौलत उसके पास आ गई है। मिसाल की खुशबू, उसकी नरमी और उसका मान फाहम के हर दुख का मरहम बन गया था। फाहम ने मिशाल को अपने बाजू के हिसार में लेते उसके चेहरे को छुआ और धीमी आवाज में बोला, मिशाल, तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। तुमने मेरे सारे सारे दुख, सारी शर्मिंदगी को पल भर में ख़त्म कर दिया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा कि तुमने एक बेरोजगार फाहम को अपना हमसफर चुना। मिशाल ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली और फाहम के कंधे पर सर रख दिया। उस रात उस सादे और बगैर सजे हुए कमरे में उन दोनों के दरमियान मोहब्बत और एतबार का वो मजबूत रिश्ता कायम हुआ जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई ताना और कोई साजिश नहीं तोड़ सकती थी। फाहम ने मिशाल के बालों में हाथ फेरते हुए उसे मजीद अपने करीब कर लिया और मिशाल को महसूस हुआ जैसे वो दुनिया के सबसे महफूज मुकाम पर है। उनकी वो रात किसी महंगे होटल या सजे हुए कमरे की मोहताज नहीं थी, बल्कि वो रात उनके सच्चे जज्बों के, पक्के इरादों और एक दूसरे पर मुकम्मल यकीन की वजह से उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सुनहरी रात बन गई थी। मिशाल को अंदाजा था कि कल की सुबह उसके लिए नई चैलेंजेस और नए ताने लेकर आएगी, मगर उस वक्त फाहम की बाहों के सुकून और उसकी सच्ची मोहब्बत ने उसे हर परेशानी से बेनियाज कर दिया था। और वो दिल की गहराइयों से जानते थे कि जब तक फाहम उसके साथ मजबूती से खड़ा है, वो इस घर की हर मुश्किल, हर ताने और हर साजिश का हंसकर मुकाबला कर लेगी। वलीमे की तकरीब भी रुखसती की तरह इंतहाई सादगी और खामोशी के साथ गुजर गई। मोहल्ले और ख़ानदान के चंद खास लोगों को बुलाकर खाना खिला दिया गया। कोई ख़ास एहतमाम या सजावट नहीं की गई थी। फाहम का दिल इस दिन भी खून के आंसू रो रहा था जब उसने मिशाल को एक बिल्कुल आम से जोड़े में वलीमे की दुल्हन बने देखा था, मगर मिशाल के चेहरे पर वही सुकून और मुस्कुराहट थी जो फाहम के हर दुख का मरहम बन जाती थी। शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था और इस एक हफ्ते में मिशाल ने अपनी मोहब्बत, अपनी खुलूस और अपनी समझदारी से फाहम के दिल में वो जगह बना ली थी जो शायद किसी और के लिए मुमकिन नहीं थी। फाहम जो अपनी बेरोजगारी और घरवालों की तानों की वजह से अंदर से टूट चुका था, मिशाल के साथ गुजारा गया ये एक हफ्ता उसके लिए किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के दुख दर्द बांटने और आने वाले कल के लिए एक दूसरे को हिम्मत देते थे, लेकिन हकीकत की दुनिया उनके ख्वाबों के कमरे से बाहर उनकी मुंतज़िर थी। शादी के ठीक एक हफ्ते बाद मिशाल ने नहायत नरमी से फाहम से अपनी मुलाजमत पर वापस जाने की इजाज़त मांगी। फाहम के लिए लम्हा इंतहाई तकलीफदा था। एक मर्द के लिए इससे बड़ी असियत क्या हो सकती है कि वो घर बैठा रहे और उसकी बीवी बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करे। फाहम ने जब मिशाल की बात सुनी तो उसका सर शर्म से झुक गया, मगर वो जानता था कि मिशाल का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। घर के हालात और उसकी अपनी बेरोजगारी इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मिशाल घर बैठ जाए। फाहम ने बोझल दिल के साथ मिशाल को दफ्तर जाने की इजाज़त दे दी। अगली सुबह जब मिशाल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो घर के माहौल में एक अजीब सी कशीदगी फैली हुई थी। मिशाल ने नहायत अदब से अपनी सास अजरा बेगम को सलाम किया और काम पर जाने के लिए घर की दहलीज पार कर ली। मिशाल के जाने के बाद घर के सहन में एक खामोशी सी छा गई जो किसी बड़े तूफान का पेशी खैमा लग रही थी। फाहम अपने कमरे से बाहर निकलकर सहन की तरफ आ रहा था जब उसके कदमों की आहट जाहिद के कमरे के बाहर रुक गई। जाहिद उसका बड़ा भाई था जो एक बहुत बड़े बैंक में आला ओहदे पर काम करता था और जिसकी कमाई पर इस घर का निज़ाम चलता था। जाहिद की आवाज़ में एक अजीब सा गुरूर और गुस्सा था जो बंद दरवाजे के बाहर साफ सुनाई दे रहा था। फाहम वहीं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और उसके कान अंदर होने वाली गुफ्तगू पर लग गए।
अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? इस घर में जाहिद की तेज और गुस्से से भरी आवाज उभरी। मैंने अभी मिशाल को तैयार होकर घर से बाहर जाते देखा है। वो कहाँ गई है? असरा बेगम, जो कि जाहिद के पास ही बैठी थी, उन्होंने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, वो अपने दफ्तर गई है बेटा, शादी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं उसकी। जाहिद ने गुस्से से हाथ मेज पर मारा और बोला, दफ्तर गई है? क्या मतलब है इस बात का? हमारे खानदान में औरतें कब से घरों से बाहर निकल कर नौकरियां करने लगी? हमारी खानदानी इज्जत और वक़ार को क्या ये लड़की खाक में मिलाएगी? और फिर इसे काम करने की जरूरत ही क्या है? मैं इतना कमा लेता हूँ कि इस पूरे घर का खर्चा बहुत आराम से चल जाता है। मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी है इस घर में। फिर फहाम की बीवी को बाहर जाकर कमाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? कल को मेरे दोस्त और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि जाहिद इतना अमीर है और उसके भाई की बीवी धक्के खा रही है। जाहिद की हर बात में उसकी दौलत का तकब्बुर और फहम की बेबसी का मजाक छुपा था। फहम जो दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था, उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया था। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी गैरत को सरे बेजार नीलाम किया जा रहा है। उसका अपना सगा भाई उसकी बेरोजगारी का ताना अपनी दौलत के गुरूर में लपेट कर दे रहा था। फाहम का सांस रुकने लगा और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। वो अपनी माँ के जवाब का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी माँ उसकी इज्जत नफ्स का कुछ ख्याल करेगी और जाहिद को रोकेगी, मगर अजरा बेगम की अगली बात ने फाहम के अंदर से बचे खुचे इंसान को भी हार मार दिया। अजरा बेगम ने नहायत सुकून से और चालाकी से जाहिद को समझाते हुए कहा, बेटा तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जो हो रहा है उसे होने दो। अच्छी भली मुलाजमत है इसकी और अच्छे पैसे कमा लेती है। आजकल तुम इस घर का खर्चा उठा रहे हो, कल को फहाम की फैमिली बड़ी होगी, इसके बच्चे होंगे तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना। अब तुम सारी जिंदगी अपनी इस नकम्मे भाई को बिठाकर तो नहीं खिला सकते ना। और फिर क्या तुम इसकी बीवी और बच्चों का बोझ भी उठाओगे? तुम अपनी कमाई अपने और अपनी बीवी के लिए रखो, उसे कमाने दो ताकि कल को तुम पर कोई बोझ ना पड़े। अजरा बेगम की ये बातें किसी जहर में बुझे हुए तीर की तरह फाहम के दिल के पार हो गई थी। उसकी अपनी सगी माँ ने उसे एक बोझ और एक नकम्मा इंसान करार दे दिया था। वो माँ जिसके कदमों तले जन्नत होती है, आज उसी माँ ने अपने बेरोजगार बेटे की गैरत को अपने अमीर बेटे की खुशनुदी के लिए पामाल कर दिया था। फाहम की आंखों से आंसू की झरी लग गई थी। वो दीवार के साथ फिसलता जमीन पर बैठ गया। उसके कानों में अपनी माँ के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, सारी जिंदगी तो नहीं खिला सकते ना फाहम। फाहम को महसूस हुआ जैसे उसकी रूह को किसी ने कुचल दिया। वो कितना बेबस था, कितना लाचार था कि उसका अपना खून उसकी मजबूरी का ही मजाक उड़ा रहा था। उसे लगा जैसे उस घर में कोई इंसान नहीं बल्कि एक फालतू और बोझल सामान है जिसे सब अपनी मर्जी से ठोकर मार रहे हैं। जाहिद की आवाज दोबारा उभरी, मगर उसकी अम्मी लोग क्या कहेंगे कि जाहिद की बापी नौकरी कर रही है, मेरी नाक कट जाएगी। अजरा बेगम ने फौरन जवाब दिया, लोगों का क्या है, वो तो कुछ बातें करेंगी और फिर चुप हो जाएंगे। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस अपने काम से काम रखो और उसकी कमाई से तुम पर कोई हर्फ नहीं आएगा, बल्कि कल को जब वो अपने पैसों से अपना घर चलाएगी तो तुम्हारी ही बचत होगी। तुम तो वैसे भी फाहम के खर्चे उठा उठाकर थक गए हो, अब उसकी बीवी आई है तो उसे अपना और अपने शौहर का बोझ उठाने दो। फाहम के लिए मजीद एक पल वहां रुकना महाल हो गया था। उसे अपने कानों पर हाथ रख लिए और लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां से भागकर अपने कमरे में आ गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही वो फर्श पर गिरा और पूट पूट कर रोने लगा। उसके अंदर का मर्द, उसकी गैरत, उसका वक़ार, सब कुछ उसकी माँ और भाई के अल्फाज की भीड़ चढ़ चुका था। वो जमीन पर लेटा सिसकियां ले रहा था। उसके दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे मिशाल को मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था, जब वो सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो लड़की जो उस घर के ताने और सर्दमेहरी बर्दाश्त करके भी उसके लिए मुस्कुरा रही थी। वो लड़की जो आज उसके बोझ को अपनी नाजुक कंधे पर उठाने के लिए घर से बाहर निकली थी, ताकि उसके शौहर को किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। और बदले में उसके घर वाले उसकी कुर्बानी को क्या नाम दे रहे थे? फाम ने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोचा। वो खुद को दुनिया का सबसे हकीर और नाकाम इंसान महसूस कर रहा था। उसे अपनी बेरोजगारी पर इतनी नफरत कभी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। उसे दिल ही दिल में खुद से बातें करना शुरू कर दी थी। क्या मैं वाकई इतना गिर गया हूँ? क्या मेरी बीवी की कमाई पर मेरे घर वालों की नजर है? क्या मैं सारी जिंदगी यूं ही अपनी माँ और भाई के तानों के साए में गुजार दूंगा? नहीं फाहम, नहीं।
तुम मिशाल के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर रही है और तुम उसे उस जिल्लत के घड़े में तन्हा नहीं छोड़ सकते। फाहम की आंखों में आंसुओं के साथ साथ अब एक अजीब सी जिद और गुस्सा भी शामिल हो गया था। ये गुस्सा उस मुआशरे पर था जो सिर्फ पैसे को सलाम करता है। ये गुस्सा अपनी उस माँ पर था जिसने ममता को दौलत के तराजू में तोल दिया था। और सबसे बढ़कर ये गुस्सा खुद अपनी जात पर था जो इतनी बेबस और लाचार थी। फाहम ने जमीन से उठकर आईने में अपने चेहरे को देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ किए। उसे फैसला कर लिया था कि वो इन दीवारों के साए में मजीद छुप कर नहीं बैठेगा। वो इन तानों को अपनी ताकत बनाएगा। वो दिन रात एक कर देगा, लेकिन अपनी मिशाल को कभी जाहिद या अपनी माँ का मोहताज नहीं होने देगा। मिशाल की वो नौकरी जो आज जाहिद के लिए बाइस शर्म और इजरा बेगम के लिए बचत का जरिया थी, फाहम ने अहद किया कि वो एक दिन ऐसा लाएगा जब मिशाल को इस नौकरी की जरूरत नहीं रहेगी। वो मिशाल को वो मुकाम देगा कि जाहिद और उसकी दौलत भी उसके सामने हिच नजर आएगी। फाहम के सीने में लगी वो आग अब एक अलाव बन चुकी थी और इस अलाव की तपिश ने उसके अंदर की सारी मायूसी और कमजोरी को जलाकर राख कर दिया था। वो जानता था कि ये रास्ता बहुत घुटन और लंबा है, लेकिन मिशाल की मोहब्बत और उसकी ये बेखर्च कुर्बानी ने फाहम को हिम्मत दे दी थी कि उसे हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने में उकसा रही थी। आज जाहिद और अजरा बेगम की बातों ने फाहम को तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे एक नए सांचे में डाल दिया था। एक ऐसे सांचे में जो अब किसी ताने से नहीं टूटने वाला था, बल्कि अपने अमल से हर जुबान को खामोश करवाने का इरादा रखता था। फाहम ने अगली सुबह से अपनी तलाश शुरू कर दी थी। वो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक खाक छानता रहा। उसने 3 से 4 मुख्तलिफ इदारों में अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई। चिलचिलाती धूप, पैरों के छाले और लोगों के रूखे रवैये उसके इरादों को तोड़ने में नाकाम रहे, क्योंकि उसके सामने मिशाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी दी गई कुर्बानियां थी। वो जानता था कि उसे हर हाल में अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने वजूद को साबित करना है और अपनी बीवी को वो मुकाम दिलाना है जिसकी वो असल में हकदार है। वो दिन भर सड़कों की खाक छानता रहा और शाम को थके हारे कदमों के साथ घर लौटता, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक हमेशा बाकी रहती। दूसरी जानिब मिशाल अपने दफ्तर में मामूल के कामों में मसरूफ थी। उसकी काम की जगह का माहौल काफ़ी बेहतर था। उसके सरबराह एक नहायत शफीक और मेहरबान इंसान थे जिनकी उम्र मिशाल के वालिद के लगभग थी और वो मिशाल को अपनी बेटियों की तरह मानते थे। उनका रवैया हमेशा हौसला अफजा रहता था। उन्होंने काम के दौरान मिशाल के चेहरे पर छुपी हुई परेशानी और उलझन को भांप लिया था। जब मिशाल ने हिचकिचाते हुए उन्हें फाहम की काबिलियत और उसकी तलाश के हवाले से दरपेश मुश्किलात का बताया, तो उन्होंने इंतहाई शफकत से मिशाल के सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी कि जिस दिन के लिए किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहे हैं और उनकी वापसी में कितने हफ्ते लग सकते हैं, मगर वापसी पर वो फाहम की तालीमी काबिलियत और उसकी मेहनत के मुताबिक उसे किसी अच्छी जगह अपनी ज़ाती असर रसूख से काम दिलवा देंगे। ये सुनकर मिशाल का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे अंधेरे में किसी ने रोशनी की एक बड़ी किरण दिखा दी हो और उसकी सारी दुआएं कबूल हो गई थी। वो सारा दिन उसी खुशी और इत्मीनान में रही कि अब जल्द ही उनके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। और शाम को जब वो घर वापस लौटी तो उसके कदम हवाओं में उड़ रहे थे। वो फाहम को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो उड़कर फाहम के पास पहुंच जाए, मगर जैसे ही उसने घर की दहलीज पार की तो सहन का माहौल इंतहाई भूजल और तनाव का शिकार था। सहन में मौजूद सोबिया की तंजिया मुस्कुराहट और अजरा बेगम के माथे की गहरी शक्लों ने उसे किसी अनजाने खौफ में मुब्तला कर दिया था। अजरा बेगम ने उसे देखते ही तंज भरे और कड़वे लहजे में कहा कि नवाब साहब कमा कर तो ला नहीं सकते, उल्टा अपने ऊपर खर्चे करवाने और मुसीबतें खड़ी करने के नए बहाने ढूंढ लाते हैं। अब जो नुकसान हुआ है वो क्या इनके ससुर आकर भरेंगे? मिशाल का दिल थक से रह गया। उसे सोबिया और अजरा बेगम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ मजीद पूछे बगैर सीधा अपने कमरे की तरफ उसने दौड़ लगा दी। उसका दिल किसी अनहोनी के खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर बेड के किनारे पर बैठी फाहम पर पड़ी, जिसके दाएं हाथ में एक चौड़ी पट्टी बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर तकलीफ और थकावट के आसार वाज़ेह थे। मिशाल के हाथ से उसका बैग छोड़कर जमीन पर गिर गया और वो पागलों की तरह बेसाख्ता
भागते हुए फहाम के पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसे अपने कांपते हुए हाथों से फहाम का जख्मी हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसके चेहरे को छूते हुए हचकियों और सिसकियों के दरमियान पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? फहाम ने उसे तसल्ली देने की भरपूर कोशिश की कि ये बस एक मामूली सा हादसा है। सड़क पर रेत की वजह से मोटरसाइकिल अचानक फिसल गई थी और खुद खास चोट नहीं आई, सिर्फ एक मामूली खराशी है। मगर मिशाल की रोती हुई और तड़पती हुई हालत देखकर फहाम खुद भी इंतहाई जज्बाती हो गया था। विशाल ने उसके सीने पर सर रख दिया और पूट पूट कर रोने लगी। उसे इस बात की इतनी तकलीफ नहीं थी कि फहाम जख्मी हुआ है, क्योंकि हादसे तो जिंदगी का हिस्सा है, मगर उसे इस बात का शदीद दुख और सदमा था कि इस घर में किसी को फहाम की चोट की जरा बराबर भी परवाह नहीं थी। सबको सिर्फ अपने पैसों, मोटरसाइकिल के नुकसान और तानों से ही गर्ज थी। फहाम ने अपने सही हाथ से मिशाल के बहते हुए आंसू साफ किए और उसे प्यार से समझाया कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो उसके सामने जिंदा सलामत बैठा है। मगर मिशाल का दिल किसी सूरत मानने को और पुरसुकून होने को तैयार ही नहीं था। उसे उसी वक्त मजबूत इरादा कर लिया था कि वो अपने दफ्तर से चंद दिन की मुकम्मल छुट्टियां लेगी ताकि वो पूरी तरह से फहाम की देखभाल कर सके और इसे तनहा न छोड़े। शादी को भी मुश्किल से 1 माह ही गुजरा था और इस 1 माह के मुख्तसर अरसे के अंदर मिशाल ने उस घर के सारे पेचीदा तौर तरीके, रिश्तों की बनावट और अंदरूनी सियासत को इंतहाई अच्छी तरह से समझ लिया था। उसे पूरी तरह अंदाजा हो गया था कि यहाँ इज्जत सिर्फ जाहिद की कमाई और उसके लाए हुए पैसों की, और इज़रा बेगम की नज़र में खून के रिश्ते या एहसासात की कोई अहमियत नहीं है। मिशाल ने अपनी छुट्टियों के दौरान फहाम का हर तरह से ख्याल रखा, उसकी जख्मों की पट्टी बदली और घर के कामों में भी मामूल के मुताबिक हाथ बटाया। मगर सोबिया के जहरीले तीर और इज़रा बेगम के जले कुटे ताने किसी न किसी सूरत में रोजाना उन दोनों के कानों तक पहुंच ही जाते थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और मजीद 1 माह बीत गया। अब उनकी शादी को मुकम्मल 2 माह हो चुके थे। मिशाल ने दोबारा अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था, मगर घर का माहौल दिन ब दिन खराब से खराब तर होता जा रहा था। सोबिया की नत नई साजिशें, अज़रा बेगम की मुसलसल सर्द मेहरी और मिशाल की कुव्वत बर्दाश्त से मुकम्मल तौर पर उसकी बाहर हो रही थी। एक शाम जब मिशाल अपने दफ्तर से सख्त थकी हारी घर वापस आई तो सेहन में अज़रा बेगम और सोबिया बुलंद आवाज में जाहिद के सामने फाहम को नकम्मा, सुस्त और मिशाल की कमाई पर पलने वाला बेगैरत इंसान कहकर ताने दे रही थी। वो जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में बोल रही थी कि उनकी आवाज कमरे के अंदर तक जाए। मिशाल खामोशी से ही सब सुनते हुए अपने कमरे में चली गई, मगर उसके अंदर एक शदीद गुस्से का लावा फट रहा था। फाहम कमरे में पहले से मौजूद था और उसका उतरा हुआ और बेबस चेहरा साफ बता रहा था कि उसने भी वो सारी जिल्लत अमीज बातें सुनी है। विशाल ने जोर से दरवाजा बंद किया और इंतहाई गुस्से और तेज के आलम में फाहम के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और सांस तेजी से चल रही थी। विशाल ने फाहम की आंखों में सीधा देख के इंतहाई हतमई और 2 टोक लहजे में कहा, मुझे अलग कर चाहिए। हम मजीद इस जिल्लत, इन तानों और इस घुटन के साए में हरगिज नहीं रह सकते। फाहम जो पहले ही हालात और अपनी मजबूरियों से शदीद परेशान था, मिशाल की इस अचानक और बड़ी मांग पर शदीद हैरान रह गया। उसे मिशाल को नरमी से समझाने की कोशिश की कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और मैं अलग घर का खर्चा, राशन और किराया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इस वक्त इस काबिल नहीं है कि अपना अलग ठिकाना बना सके। हमें हालात का मुकाबला करना ही होगा। मिशाल का गुस्सा अब जरा भी ठंडा नहीं हो रहा था। उसने फौरन तर्क बितर के जवाब दिया कि मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी, तुम्हारे पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। मेरे पास इतनी तनख्वाह है कि हम एक छोटा सा मकान किराए पर ले सके, मगर मैं अब एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहती जहां रोजाना तुम्हारी और मेरी गैरत पैरों तले से बेदर्दी से रोन दिया जाए। फाहम के माथे पर पसीने के कतरे उभर रहे थे। उसकी मर्दाना अना को पहले ही बहुत ठेस पहुंचाई गई थी। वो मिशाल की बात उसके लिए मजीद शर्मिंदगी और तकलीफ का बायस थी। फाहम ने तलख और दुख भरी लहजे में जवाब दिया कि तुम आखिर क्या चाहती हो? लोग मुझे पहले इतने ताने देते हैं कि मैं अपनी बीवी की कमाई खा रहा हूँ और उसके टुकड़े पर पलने वाला एक नामर्द हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पैसों से किराए के दुकान में रहकर
इस मुआशरे की नज़रों में मज़ीद गिर जाऊं? लोग क्या कहेंगे कि फ़ाहम इतना बेगैरत है कि बीवी के पैसों से अलग कर बसा कर बैठ गया। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस घर में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। ये मेरे बाप का घर है। यहाँ से इस तरह खाली हाथ जाने का मतलब ये है कि मैं अपने हर पैदाइशी हक से हमेशा के लिए हाथ धो बैठूं और जाहिद भाई और सोबिया भाभी को पूरी जायदाद पर बाआसानी कब्जा करने का खुला मौका दे दूं। ये मुझसे हरगिज़ नहीं होगा। मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं। विशाल जो अपने फैसले पर बुरी तरह से अटल थी, उसने इंतहाई सिरमहरी और गुस्से से कहा, तो ठीक है, आप रही इस घर में और सुनते रहें उनके ये रोज रोज के ताने। मैं अपने बाबा के घर जा रही। मुझसे मजीद ये रोज रोज की तजलील और जहनी अजियत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। विशाल ने ये कहते हुए तेजी से अलमारी खोली और अपना सामान निकाल कर बांधना शुरू किया। फाहम के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही निकल गई थी। उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था कि बात इस नहज तक पहुंच जाएगी। विशाल का यूं उससे रूठ कर सामान बांधना उसके दिल पर आरी चलने के मुतरादिफ था। वो विशाल के बगैर जीने का एक लम्हा भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। विशाली तो वो वाहिद सहारा और उम्मीद की किरण थी जिसने उसे हर मुश्किल में टूटने से बचाया था और उसे जीने का हौसला दिया था। फाहम तेजी से आगे बढ़ा और उसे मिशाल के हाथ से कपड़े छीन कर एक तरफ फेंक दिए। उसे मिशाल के दोनों कंधों को मजबूती से थामा और इंतहाई जज्बाती, कांपती हुई और दर्द भरी आवाज में कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे मिशाल। तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी जिंदगी और तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं। तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम चली गई तो मैं किसके लिए लड़ूंगा? मैं मानता हूँ कि हालात बहुत ख़राब है और तुम बहुत तकलीफ और अजियत में, मगर मुझे थोड़ा सा मजीद वक्त दे दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें इस घर से इज्जत के साथ जरूर लेकर जाऊंगा, मगर अपने पैसों से अपने पैरों पर खड़ा होकर तुम बस मेरा साथ मत छोड़ो। फाहम के हक़ में मौजूद शदीद बेबसी और उसकी सच्ची मोहब्बत देखकर मिशाल का गुस्सा एकदम आंसू में बदल गया। वो जानती थी कि फाहम उससे कितनी बेपनाह मोहब्बत करता है और वो खुद भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। उसका गुस्सा दरअसल उसकी मोहब्बत और फाहम की इज्जत नफ्स को बचाने की एक बेचैन कोशिश थी। उसे अपने आंसू बहाते हुए फाहम के सीने पर सरक दिया और कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। मगर ये खामोशी पहले से ज़्यादा बोझल थी क्योंकि अब उनके सामने एक नई मंजिल और एक घुटन इम्तिहान खड़ा था। सामान फर्श पर बिखरा हुआ था और मिशाल फाहम के सीने से लगी मुसलसल रो रही थी। फाहम ने उसके नरम बालों को सहलाते उसे पूरी यकीन दिलाया कि वो कल ही उससे मजीद दुगनी मेहनत और लगन के साथ काम की तलाश शुरू कर देगा और जब तक उस शफीक सरबराह की वापसी होती वो हाथ पर हाथ रखकर फारिग नहीं बैठेगा, बल्कि कोई भी छोटी मोटी मजदूरी कर लेगा ताकि कम से कम इन तानों से बच सके। विशाल ने रोते हुए अपना फैसला वापस ले लिया था क्योंकि वो जानती थी कि उसका इस तरह घर छोड़कर जाना फाहम को मुकम्मल तौर पर तोड़ देगा। तो उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देख एक नया अहद किया था कि वो हालात के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और चाहे जितना भी वक्त लग जाए वो इस मुश्किल से दूर निकल कर ही दम लेंगे। उनके इरादे तो बहुत पक्के थे दरवाजे के, मगर उस पार अजरा बेगम और सोबिया की साजिशों का जाल रोज बरोज गहरा होता जा रहा था और वो दोनों एक अनजान मंजिल की जानिब एक साथ कदम बढ़ा रहे थे जहां उनका कड़ा मुस्तकबिल उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिशाल की जानिब से अलग घर का मुतालबा सामने आया। पूरे घर में जैसे क़यामत बरपा हो गई थी। ये बात सिर्फ चार दीवारी तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि खानदान की औरतों, रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों तक की खबरें आग की तरह फैल चुकी थी कि नई नवेली दुल्हन आते ही बेटे को माँ से अलग करने की साजिशें कर रही है और उसने आते ही घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। घर का माहौल एक सदा सुलगते हुए तंदूर की तरह मानत बन चुका था जहां हर तरफ तानों, तंज और रकीक जुमलों की तपिश महसूस हो रही थी। अजरा बेगम और सूबिया ने तो जैसे इस बात को एक ऐसा हथियार बना लिया था जिसके जरिए वो मिशाल की किरदार, उसकी तरबियत को रोजाना की बुनियाद पर छलनी करती थी। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान भी एक अजीब सी सरजंग चल रही थी। वो कमरा जो कभी उनकी मोहब्बत और एक दूसरे पर एतबार की गवाही देता था अब एक पुरस्कार और खाई जैसी खामोशी में डूब चुका था। फाहम जो पहले ही मुश्किल मिसाल की हर बात को मोहब्बत से सुनता था
اور اس کی ہر دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا تھا۔ اب اس کے اس اچانک اور ضدی مطالبے پر شدید الجھن، خفگی اور مایوسی کا شکار تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر بار بار مشال سے پوچھتا کہ آخر ایسی کیا وجہ آن پڑی تھی کہ تم بیٹھے بیٹھا اس قدر بڑا قدم تم اٹھانا چاہتی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا میری بے روزگاری تمہیں اس قدر چبھنے لگی؟ مگر مشال ان تمام سوالوں کے جواب میں صرف خاموش رہتی تھی اور کروٹ بدل کر اپنے آنسو چھپا لیتی تھی۔ اس کی اس پرسرار خاموشی کے پیچھے ایک ایسی گہری اور گھناؤنی حقیقت چھپی تھی جسے زبان پر لاتے ہوئے بھی اس کی روح کانپتی تھی، اس کا وجود غلاظت کے احساس سے بھر جاتا تھا۔ وہ فہم کو کیسے بتاتی کہ اس گھر کی دیواریں اس کے لیے صرف تنگ نہیں ہو رہی تھی، کہ یہاں تانے ملتے تھے یا ساس یا جٹھانی اس کی کمائی پر باتیں بناتی تھی، بلکہ اسی لیے بھی وہ تنگ ہو رہی تھی کہ اس گھر کے نام نہاد رکھوالے اور فہم کے بڑے بھائی زاہد کی نظروں میں ایک ایسی ہوس اور غلاظت تھی جسے ایک پاک دامن عورت فوراً پہچان لیتی ہے۔ وشال نے پچھلے کچھ عرصے سے کئی بار محسوس کیا تھا کہ زاہد کی نظروں سے غیر ارادی طور پر غیر محفوظ محسوس کرواتی تھی۔ اس کو چھپ چھپ کر اسے دیکھنا اور بلا وجہ وشال کے راستے میں آنا اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا، مگر وہ اس شک کو اپنے دل میں دبائے ہوئے تھی کہ شاید یہ اس کا وہم اور وہ اپنے ہی جیٹ کے بارے میں برا سوچ کر گناہ گار ہو رہے ہوں۔ مگر اس کا اندرونی احساس اسے بار بار خبردار کر رہا تھا، اور یہی وہ اصل وجہ تھی کہ جس نے اسے ایک الگ گھر میں کے مطالبے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان دنوں وشال شدید ذہنی دباؤ اور اپسیٹ حالت میں وقت گزارے تھے۔ اس کے چہرے کی رونق اٹھ چکی تھی اور وہ ہر سائے سے ڈرنے لگی تھی۔ ایک شام جب وہ گھر میں واپس خاموشی چھائی ہوئی تھی، عذرا بیگم اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور صوبیہ صحن کے دوسرے کونے میں کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ وشال شدید پیاس اور اندرونی گھبراہٹ محسوس کرتے کچن میں آئی۔ کچن کی مدھم روشنی میں وہ شیلف کے پاس کھڑی شیشے کے گلاس سے جگ پانی انڈل رہی تھی۔ اس کا ذہن اپنی ہی الجھنوں، اپنے باپ کی شفقت اور فہم کی مجبوریوں میں گم تھا۔ وہ مشکل پانی کا ایک گھونٹ ہی پی پائی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی، زاہد کچن میں داخل ہو چکا تھا۔ وشال نے خود کو سمیٹتے ہوئے دوپٹہ درست کیا اور ایک طرف ہو کر راستے دینے کی کوشش کی، جبکہ تاکہ وہ بھی کچھ لینے آیا تو لے کر چلا جائے، مگر زاہد کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ سیدھا فریج کی طرف جانے کے بجائے اس کے بالکل قریب سے گزرا اور گزرتے انتہائی غلیظ سوچی سمجھی اور جان بوجھ کر کی گئی حرکت کے تحت اس نے اپنے ہاتھوں سے وشال کی کمر کو پیچھے سے ہلکا سا ٹچ کیا۔ یہ لمس کسی غلطی، ہجوم یا حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس میں چھپی ہوئی خباثت اتنی واضح اور بے شرم تھی کہ وشال کے پورے وجود میں جیسے ہائی وولٹیج کرنٹ توڑ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی، اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، پھر اگلے ہی پل اس کے اندر ایک ایسی شدید، بے قابو اور بھڑکتی ہوئی آگ اٹھ کھڑی ہوئی تھی جس نے اس کی تمام تر برداشت، خاندانی لحاظ اور اس خاموشی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وشال کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کے رگوں میں دوڑتا وہ خون شعلے بن گیا اور اس نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی سے بھرا گلاس پوری طاقت اور نفرت کے ساتھ پلٹ کر زاہد کے منہ پر اچھال دیا۔ چھپاک کی زوردار آواز کچن کی دیوار سے ٹکرائی اور باہر پانی زاہد کے چہرے پر پڑ کر اس کے کپڑوں کو بری طرح سے بھگو گیا۔ زاہد جو کہ اس اچانک اور شدید رد عمل کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، ہکا بکا سا رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک دم سے غصہ، خفت اور ہزیمت ابھر آئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے وہ اپنی دفاع میں کچھ بکواس کرتا۔ کچن کے دروازے پر کھڑی صوبیہ کی تیز چپتی اور چنگارتی آواز نے پورے گھر کی سکون کو تار تار کر دیا۔ صوبیہ جو اتفاق سے اس وقت وہاں پہنچی تھی، اسے وشال کو پانی پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر زاہد کی یہ غلیظ حرکت اس کی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ ایک طوفان کی طرح کچن میں داخل ہوئی تھی اور اس کی آواز میں پورے گھر کی خاموشی کو پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تمہاری آخر جرت کیسے ہوئی میرے شوہر پر پانی پھینکنے کی؟ یہ کیسی گھٹیا حرکت ہے تمہارے باپ نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ گھر کے بڑوں کے منہ پر پانی مارو؟ صوبیہ کی چیخوں پکار اور گالیاں سن کر عذرا بیگم اور فہم بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے کمروں سے بھاگتے وہاں پہنچ گئے تھے۔ کچن کا منظر دیکھ کر سب کے ہی ہوش اڑ گئے۔ زاہد منہ پر ہاتھ پھیرتے غصے سے وشال کے کو گر رہا تھا اور مظلوم بننے کا وہ ڈرامہ کر رہا تھا، جبکہ صوبیہ وشال پر بازاری عورتوں کی طرح چڑھ دوڑ رہی تھی۔ دیکھیں امی جان، اپنی اس لاڈلی اور کماؤ بہو کو
اس کی تو اتنی ہمت دیکھ لیں کہ اب گھر کے سب سے بڑے اور کمانے والے مرد کی سریعام بےعزتی کرنے لگی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی اس گھر میں فساد کی جڑ ہے، اس نے ہمارے سکون کو برباد کر دیا ہے، یہ فہم کو ہم سے چھیننا چاہتی ہے۔ صوبیہ زہر اگل رہی تھی اور عذرا بیگم نے بھی آہو دیکھا نہ تاؤ مشال پر لان تان اور کردار کشی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ ارے کمزاد لڑکی، ہم نے تجھے اس گھر میں عزت دی اور تو ہمارے ہی سروں پر چڑھ کر ناچ رہی ہے۔ تیرا تو سایہ بھی منوز ہے، جب سے گھر آئی ہے میرا گھر مینڈونک بن گیا، تو اس قابل ہے کہ تجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا جائے۔ وشال کے کانوں میں یہ گالیاں، یہ تانے پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے، مگر وہ پتھر کی مورت بنی خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں صرف اور صرف فہم پر جمی تھی، وہ شخص جس کے لیے اس نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دیا تھا، جس کے لیے اس اپنے باپ کا دل دکھایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا، اس کا محافظ اس کڑے وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے، مگر فہم کی آنکھوں میں مشال کے لیے حمایت، محبت یا کوئی سوال ہونے کی بجائے ایک شدید قسم کی مایوسی، غصہ اور افسوس تھا۔ وہ مشال کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ کر دیا۔ وہ صوبیہ اور عذرا بیگم کو شور اور گالیوں کے درمیان خاموش کھڑا رہا اور اس نے ایک بار بھی زاہد سے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ مشال جیسی برداشت کرنے والی صابر اور سلجھی ہوئی لڑکی کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ مشال کی وہ آخری امید فہم کی ذات سے وابستہ تھی، اس کے اس سرد، بزدلانہ اور خاموش رویے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی تھی۔ فہم نے آگے بڑھ کر مشال کا بازو سختی سے پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے سب کے سامنے کمرے کی طرف لے گیا۔ مشال کے قدم پتھر کے ہو چکے تھے، مگر وہ بنا کوئی مزاحمت کیے، بنا کوئی صفائی دی، اس کے ساتھ چلتی گئی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہی فہم لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ اس کی آواز میں وہ غصہ اور کرختگی تھی جو اس نے آج تک مشال پر کبھی ظاہر نہیں کی تھی۔ یہ کیا پاگل پن تھا مشال؟ تم ہوش میں تو؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں مانتا ہوں کہ ان کی نیچر تھوڑی سخت ہے، ان کا رویہ روکھا ہو سکتا ہے، مجھے تانے دیتے ہیں، لیکن تم اس قدر بدتمیز اور گری ہوئی نکلو گی اس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ پہلے الگ گھر کی بیر تکون ضد، اب گھر کے سب سے بڑے فرد کی اس طرح سرعام بے عزتی۔ تم نے آج میری رہی سہی عزت اور میرا وقار بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا ہے تم اس گھر میں ایڈجسٹ ہونا ہی نہیں چاہتی۔ فہم کی یہ اندھی طرفداری اور اس کا وہ غرور جس میں اپنے بھائی کو فرشتہ اور اپنی بیوی کو بدتمیز سمجھ رہا تھا، مشال کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر گیا۔ وہ بازو جو فہم نے سختی اور غصے سے پکڑ رکھا تھا، مشال نے اسے بھرپور جھٹکے سے چھڑوایا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی آنسو تھا، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی التجا اور نہ ہی کوئی وضاحت۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری اور بے حسی اور فیصلہ کن چمک آ چکی تھی جو کسی بڑے طوفان گزر جانے کے بعد ہولناک خاموشی جیسی ہوتی ہے۔ مشال نے فہم کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، لیکن اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا مگر لوہے کی طرح مضبوط تھا۔ جب اس نے اپنے کانپتے مگر پرعزم ہونٹ کھولے اور بولا، فہم، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ کمرے کی فضا میں کسی ایٹم بم کی طرح گئے۔ فہم کی سانسیں جیسے حلق میں ہی اٹک گئی اور دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ اسے اپنے کانوں پر، اپنی سماعتوں پر بالکل یقین آیا۔ کچھ دیر تک گنگ سا اسے دیکھتا رہا، بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی رہ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی تو؟ ہوش میں تو؟ وہ ایک دم دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس نے مشال کو دونوں بازو سے پکڑ کر پوری طاقت سے جھنجھوڑ ڈالا۔ ایک چھوٹی سی بات پر طلاق؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مشال کا نازک جسم فہم کی مضبوط گرفت میں بری طرح سے ہل رہا تھا، مگر اس کی روح اب اس شخص کی قید، اس کی محبت کے حصار اور اس کے کھوکھلے وعدوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ اسے ایک بار پھر فہم کے ہاتھ اپنے بازو سے سختی سے ہٹائے اور انتہائی ٹھہرے اور گہرے اور کاٹدار ایسے بولی، جو شخص اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، اس شخص کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا عورت کی سب سے بڑی توہین اور ذلت ہے۔ اس کے الفاظ میں وہ درد اور کرب تھا جو سالوں کی ریاضت اور سچی عبادت کے ٹوٹ جانے پر ہوتا ہے۔ میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا فہم، نہ مہنگے کپڑے، نہ سونا چاندی، نہ کوئی محل، نہ الگ کر کی آس،
میں نے آپ کی بے روزگاری کے تانے سہے، آپ کی ماں کی گالیاں اور بابی کی سازشیں برداشت کی، اور کبھی اف تک نہیں کی، کیونکہ میں ہمیشہ ہر طرح کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ میں نے یہ سب اس لیے سہا کیونکہ مجھے آپ کی ذات سے محبت تھی، آپ کے کردار پر یقین تھا۔ مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ جس انسان کو میں نے ٹوٹ کر چاہا، جس پر میں نے اپنا سب کچھ وار دیا، وہ اندر سے بالکل ادھورا ہے اور کھوکھلا اور بزدل۔ اور ایک ادھورا شخص عورت کو دنیا کی ہر چیز تو شاید دے دے، مگر وہ عزت کبھی نہیں دے سکتا، جو ایک عورت کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہوتا ہے۔ مشال کی آواز میں ایک عجیب سی گونج اور سچائی کی وہ طاقت تھی جو فہم کے دل پر باری ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ میں نے ایسا بدتمیزی والا سلوک کیوں کیا؟ تو سنیں، کیونکہ آپ کے اس بڑے بھائی نے، جسے آپ سر کا تاج سمجھتے ہیں، جس کی کمائی پر اس گھر کا غرور قائم ہے، آج اسی بھائی نے کچن میں میری کمر کو اس غلیظ اور ناپاک نیت سے چھوا جسے محسوس کر کے ہی میری روح تک میلی اور چھلنی ہو گئی۔ میں الگ گھر کا مطالبہ اسی لیے کر رہی تھی تاکہ آپ کا اپنا بھائی اپنے بھائی سے بھروسہ ٹوٹنے سے بچ جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ مگر آپ کی انتی عقیدت اور بزدلی نے آج مجھے سمجھا دیا کہ آپ اپنے نام نہاد خاندانی عزت اور کمائی کے روب کے سامنے میری عزت کو پیروں تلے کچلنے جانے پر بھی یوں ہی چپ رہیں گے۔ آپ میرے محافظ نہیں ہیں فہم، اور جو مرد اپنی بیوی کا محافظ نہ ہو، وہ شوہر کہلانے کا، مرد کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ مشال کے یہ دہتے ہوئے الفاظ فہم پر جیسے سکتہ طاری کر گئے۔ اس پر آسمان گر پڑا، اس کے ہاتھ خود بخود بے جان ہو کر نیچے گر گئے، اور اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا تھا۔ مگر یہ سب کچھ وقتی دھچکا تھا۔ فہم کے چہرے پر مشال کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے جیسے سکتہ اور صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اگلی پل اس جنونی اور وحشتناک غصے میں بدل گئی۔ زاہد کی غلیظ حرکت کا سن کر اسے اپنے بھائی کا گریبان پکڑنا چاہیے تھا، مگر اس کی جھوٹی انا اور کھوکھلی مردانگی نے سچائی کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اسے مشال کے بازو کو سختی سے دبوچ کر اس کی انگلیاں مشال کے گوشت میں کھپ گئی۔ طلاق؟ تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ فہم کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی، اور اس کی آواز میں ایک ایسی درندہ پن تھا جو مشال نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر سے نکلنے کا، مجھ سے الگ ہونے کا خواب بھی مت سوچنا مشال، تم میری ہو، صرف میری۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے الگ ہونے کا نام بھی لیا تو یاد رکھنا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور خود کو بھی ختم کر لوں گا، لیکن تمہیں کبھی کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ فہم کی یہ دھمکی کسی کمزور یا ہارے ہوئے انسان کی لیدر بھبکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسے شخص کا جنون تھا جو اپنی ملکیت کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مشال نے اس کی خونی اور جنونی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کے سامنے وہ فہم کھڑا ہی نہیں ہے جس سے اس نے محبت کی تھی، بلکہ یہ کوئی اور ہی شخص ہے جو اپنی ناکامیوں اور احساس کمتری کے بوجھ تلے دب کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ مشال نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس نے چپ چاپ اپنی نظریں جھکا لی، اور اس کے اندر کی وہ باشعور، باہمت اور محبت کرنے والی عورت جیسے اسی لمحے دم توڑ گئی۔ اس سے غصے میں شدید کرب کے عالم میں طلاق تو مانگ لی تھی، مگر حقیقت کی تلک زمین پر کھڑے ہو کر وہ جانتی تھی کہ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی ہے، اور اس معاشرے میں غریب باپ کی بیٹی کے ماتھے پر طلاق کا دھپا صرف ایک فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک گناہ، ایک ایسی گھالی بن جاتا ہے جس کی سزا اس کے پورے خاندان کو، اس کے بوڑھے باپ اور جوان بہن بھائیوں کو تاحیات بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ اپنے باپ کی سفید بالوں، ان کی عزت معاشرے کے درندوں کے سامنے نیلام نہیں کر سکتی تھی۔ اسی مجبوری اور خوف نے مشال کے ہونٹوں پر ہمیشہ کے لیے ایک گہری پرسرار اور پتھریلی خاموشی کا تالا ڈال دیا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی جو سانس تو لے رہی تھی مگر گھر کے کام کاج بھی کر رہی تھی، مگر اس کے اندر کوئی احساس، کوئی خواہش اور کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف عذرا بیگم اور صوبیہ کے تانے پر اور زہریلی باتوں اور کردار کشی کے سلسلے میں وہ ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے مشال کو اس کی اوقات یاد دلاتے، اس کے باپ کو کوستی اور اس پر جھوٹے الزامات لگاتے۔ مشال نے تمام خنجر جیسی باتوں کو سنتے اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ خاموشی اور گھٹن کے اس اذیتناک دور میں مشال کو اپنے جسم میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ مسلسل تھکاوٹ
چکر اور طبیعت کی خرابی نے جب شدت اختیار کی تو اس نے چپکے سے جا کر اسپتال میں اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی خبر سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس کا دل ایک عجیب سے خوف اور خوشی کے ملے جلے احساس سے بھی دھڑک اٹھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، جو پریگننٹ تھی۔ ایک عورت کے لیے یہ دنیا اس کی سب سے بڑی خوشخبری ہوتی ہے، مگر مشال کے حالات ایسے تھے کہ اس خبر پر کھل کر مسکرا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی جیٹھانی صوبیہ کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر اس کی گود ابھی تک خالی تھی۔ عذرا بیگم دن رات صوبیہ کو مہنگی سے مہنگی ڈاکٹر، پیروں، فقیروں اور درگاہوں پر لے کر دھکے کھا رہی تھی۔ اس کی طرح طرح کے ٹیسٹ کروائے جا رہے تھے، مگر کوئی امید ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ صوبیہ کے اندر اس محرومی کی وجہ سے ایک شدید قسم کا احساس کمتری اور کرواہٹ بھر چکی تھی، اور اسے حاسدانہ اور زہریلے ماحول میں اگر صوبیہ یا عذرا بیگم کو مشال کی پریگننسی کا علم ہو جاتا تو وہ خوش ہونے کی بجائے حسد کی آگ میں جل کر بسم ہو جاتی۔ مشال کو ڈر تھا کہ کہیں صوبیہ کا حسد اور عذرا بیگم کی نفرت اس کے آنے والے معصوم بچے کے لیے کوئی خطرہ ہی نہ بن جائے، کوئی ایسا وہ وار ہی نہ کر دے جو اس کی کوکھ کو ہی اجاڑ دے۔ اسی شدید خوف اور ممتا کی طاقت کے پیش نظر مشال نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پریگننسی کی بات کسی کو نہیں بتائے گی، یہاں تک کہ فہم کو بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے بچے کو اپنے اندر پالتی رہی اور ایک روز اللہ سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مشال کا ہر دن ایک نئے کرب اور ایک نئے امتحان کے ساتھ طلوع ہوتا تھا۔ زاہد، جس کی غلیظ حرکت پر مشال نے پانی پھینکا تھا، وہ اپنی اس بے عزتی کو بھولا نہیں تھا۔ اسے اندر کی ہوس اور مردانہ تکبر اس کا بری طرح سے مجروح ہوا تھا، اور اب وہ مشال کو نیچا دکھانے اور اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ ایک دوپہر جب گھر میں ہو کا عالم تھا، عذرا بیگم اور صوبیہ کسی قریبی رشتہ دار کے گھر تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھی، اور فہام روزانہ کی طرح نوکری کی تلاش میں دھکے کھانے گیا ہوا تھا۔ مشال اکیلی تھی اور سین کے کونے میں رکھے واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زاہد آج بینک سے جلدی واپس آ چکا ہے اور اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا اسے مسلسل اپنی غلیظ اور ہولناک نظروں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ مشال گیلی کپڑے لے کر چھت کی طرف جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی کہ اچانک زاہد سیڑھیوں کے موڑ پر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مشال کے قدم وہیں پر رک گئے اور اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ زاہد کی آنکھوں میں آج کوئی ڈر یا لحاظ نہیں تھا، بلکہ ایک درندے جیسی بھوک تھی۔ اسے راستہ روکتے ہوئے انتہائی بے شرمی اور دیدہ دلیری سے کہا، دیکھو مشال، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم خواہ اس غریب اور نامرد فہم کے ساتھ اپنی جوانی اور زندگی برباد کر رہی۔ اپنا کچھ وقت مجھے دو، میرے ساتھ رہو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، تمہاری وہ ہر خواہش پوری کروں گا جس کا تم نے کبھی خواب تک دیکھا ہوگا۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، تم جانتی ہو، میرے گھر کا خرچہ میں اکیلا اٹھاتا۔ مشال غصے اور کرب سے کانپنے لگے۔ اسے زاہد کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمع رہا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زاہد نے مزید بے حیائی پر اترتے ہوئے کہا، مسئلہ یہ ہے مشال کہ مجھے جو عورت ملی ہے وہ چاہے جانے کے لیے اور محبت کی قابل ہی نہیں، انتہائی موٹی بھتی اور بدشکل عورت ہے۔ مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی کوفت ہوتی ہے، لیکن تم بہت خوبصورت ہو مشال، تمہارا سراپا، تمہارا فگر بھی بہت پیارا اور دلکش ہے۔ میری نظریں تم پر سے ہٹتی ہی نہیں، اور پھر سب سے بڑی بات، تم گھر کی ہو۔ ہمارے بیچ اگر کوئی تعلق بن بھی جائے تو کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی، سب یہی سمجھیں گے کہ جیٹ بھابھی کا پکیزہ رشتہ نبھا رہے ہیں۔ تم بس مجھے اپنے حسن سے، اپنے جسم سے خوش کر دینا، میری وہ ضرورتیں پوری کر دینا جو میری بیوی نہیں کر سکتی، اور بدلے میں میں تمہیں اتنے پیسے سے خوش کر دوں گا کہ تم فہام کی اس غریبی کو بھول جاؤ گے۔ زاہد کی اس غلیظ، ناپاک اور شرمناک الفاظ مشال کے کانوں میں پگھلے ہوئی سیسے کی مانند اتر رہے تھے۔ اس کے پورے وجود میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک جیٹ جو کہ ایک باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس کی بےغیرتی اور ہوس دیکھ کر مشال کا خون کھولنے لگا۔ زاہد ایک قدم آگے بڑھا اور دھمکی امیز لہجے میں سرگوشی کی، اگر تم نے انکار کیا یا کسی کو بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں اس گھر کا مالک ہوں اور تمہیں ایسا رسوا کروں گا کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ یہ سننا تھا کہ مشال کی برداشت کا پیمانہ
جو پہلے ہی لبریز ہو چکا تھا بری طرح چھلک اس کی رگوں میں دورتے خاندانی غیرت اور ایک پاک دامن عورت کی انا جاگ اٹھی۔ اس سے بغیر ایک سیکنڈ سوچے سمجھے اپنے ہاتھ میں پکڑے گیلے کپڑوں کی بالٹی ایک طرف پھینکی اور اپنا دایاں ہاتھ پوری طاقت، پوری نفرت اور پوری حقارت کے ساتھ ہوا میں بلند کیا اور زاہد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا کہ زاہد کے سر ایک جھٹکے سے دوسری طرف مڑ گئے اور اس کے گال پر 5 انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے۔ تھپڑ کی وہ گونج سیڑھیوں کے اس کے تنگ راستے میں اتنی زوردار تھی کہ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ زاہد نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں ذلت اور غصے کی لکیریں تیرنے لگی۔ مشال کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور وہ شیرنی کی طرح اسے گر رہی تھی، مگر اس لمحے عین اسی سیکنڈ گھر کے بیرونی دروازہ کھلا اور فہم تھکے ہارے قدموں کے ساتھ اندر داخل۔ اس کی نظر سیدھی سیڑھیوں کی طرف گئی جہاں مشال غصے سے کانپتی ہوئی کھڑی اور زاہد اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ فہم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ زاہد جو کہ ایک انتہائی مکار، گھٹیا اور شاطر انسان تھا، اسے جیسے ہی فہم کو دیکھا اس نے ایک سیکنڈ بھی کم وقت میں پوری بازی پلٹ۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم مظلومیت اور شدید صدمے میں بدل گئے۔ اس نے انتہائی درد بھری مگر بلند آواز میں فہم کو پکارتے کہا، دیکھو فہم، دیکھو کسی تمہاری یہ بیوی مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ یہ پیسوں کی طلب اور لالچ میں اس قدر اندھی اور پاگل ہو گئی ہے کہ اس نے ساری شرم بھاجا پیچ کھائی ہے۔ یہ مجھے روکے کھڑی تھی اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ تعلق بنا لو۔ زاہد کے الفاظ کسی زہریلے خنجر کی طرح فہم کے دل میں اترے۔ زاہد نے اپنی بات کو مزید گھناؤنا بناتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ فہم تو ایک کنگلا بے روزگار اور نامرد ہے جو میری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ تم میری مالی ضرورتیں پوری کرو، مجھے پیسے دو اور میں تمہیں بیوی کی طرح اپنی بستر پر خوش کروں گی۔ اور جب میں نے اس کی غلیظ اور ناپاک حرکت اسے دھکا دھتکارا اور اسے اللہ کا خوف دلایا تو اس نے تیش میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، مجھے تھپڑ مار دی۔ زاہد کی یہ چیخ و پکار سن کر اسی وقت دروازے سے عذرا بیگم اور صوبیہ بھی اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے زاہد کے منہ پر یہ قیامت خیز الفاظ اس سے سنے تو وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ پورا گھر، سارے گھر والے اس ایک جگہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ صوبیہ نے ہائے ہائے کرتے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور عذرا بیگم نے مشال پر غلیظ گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ فہم کے پہلو تلے سے زمین کھسک گئی اور وہ پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی صدمے اور شدید اذیت سے پھٹی ہوئی تھی۔ مشال جس پر اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا اور غلیظ الزام اس قدر ڈٹائی سے لگایا گیا تھا، وہ بے بسی، قلب اور صدمے سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے ایک آخری امید کے ساتھ فہم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں سے پکار رہی تھی، اس سے التجا کر رہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاکیزگی کو سمجھے، اس کی سچائی کی گواہی دے، اس درندے بھائی کو اس کی یقین نہ کرے۔ مگر فہم اسے بے یقینی، نفرت اور شک کی ان گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جس میں مشال کے لیے موت سے بڑی سزا چھپی تھی۔ فہم کی اس شک بڑی اور بزدلانہ نگاہ نے مشال کے اندر آخری سانس لیتی ہوئی امید کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ وہ جان گئی کہ اس کا محافظ اس کی عصمت بیچ چکا ہے، مگر فہم نے محض اس پر اکتفا نہ کیا۔ اس کے اگلے الفاظ مشال پر بجلی بن کر گرے، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ کیا فہام اپنی بیوی کی بے گناہی ثابت کر پائے گا؟ جاننے کے لیے زمل وائس کو سبسکرائب کریں اور اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔ اللہ نگہبان۔